हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा हिंदी ग्रामर। तो इसमें टोटल आज हम आपका जो वह हिंदी ग्रामर ही देखेंगे। 20 के 20 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर का कंप्लीट मॉक टेस्ट जो आज ये रहने वाला है। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, जिसमें कि आपके मिक्स मॉक टेस्ट चलते हैं। HPG के हिंदी ग्रामर, इंग्लिश और मैथ का सेक्शन जो यहाँ पे चलता है। तो डेली वीडियो आपके शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपका संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से अपना बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक संधि का उदाहरण एग्जाम्पल जो वो नहीं है। तो ये सम्राट, नरेंद्र, देवऋषि या नरेश। तो इनमें से कौन जो एक संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है कि नरेंद्र जो ये भी संधि विच्छेद होता है, इसका होता है नर प्लस इंद्र। तो ये भी एक संधि का उदाहरण है। देवऋषि, देव प्लस ऋषि, नरेश, नरजम, ईश। तो ये तीनों आपके संधि के उदाहरण हैं, लेकिन सम्राट जो है ये आपकी संधि नहीं है। तो सम्राट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी महाप्राण वाला वर्ग समूह कौन सा है। इसमें आपके बोलना है कि सभी जो महाप्राण वाला समूह है जो वो कौन सा है। तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ क, ख, ग, घ, अंग। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा वो अल्प प्राण। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगेगा वो महाप्राण। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगेगा वो महाप्राण। तो अब क कम समय लग रहा है, ख ज़्यादा लग रहा है, ग कम समय लग रहा है, घ ज़्यादा लग रहा है, अंग कम समय लग रहा है। तो आपका हो गया पहला, तीसरा और पांचवा। ये तो हो गया आपके कौन से अल्प प्राण। अल्प प्राण हो गया आपके पहला, तीसरा और पांचवा। अब महाप्राण कौन सा है, दूसरा और चौथा। ये कौन से हैं, ये है आपके महाप्राण। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि आपका जो महाप्राण वाला वर्ण है वो कौन सा है। तो आपका ख, एक तो ये मिल गया। ये तीनों कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका च आ गया, पहला आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपका प, फ, ब, भ, म लास्ट आ गया, ये भी अल्प प्राण होता है। ठीक है। इसमें से आपका द आ गया, ये फर्स्ट आपका द, त, थ, द तीसरा आ गया, ये भी अल्प प्राण होता है। तो अब देखो ख, क, ख दूसरा ये मिल गया। ठीक है। अब च, छ, ये भी आपका महाप्राण। ट, ठ ये भी महाप्राण। तो फर्स्ट वाला ख, छ, ठ जो आपका ये महाप्राण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जलद में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव। तो जलद, जलद जलद किसको बोले, एक होता है जलज, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। एक होता है जलज, एक होता है जलद। ठीक है। जलद मतलब जल देने वाला। ठीक है। जल देने वाला अर्थात बादल का पर्यायवाची शब्द है। जलज जल में पैदा होने वाला, अर्थात कमल की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों जो आपस में ये क्या है, पर्यायवाची है। ये कमल का पर्यायवाची है जलज, और ये बादल का पर्यायवाची है जलद। तो जो पर्यायवाची होते हैं, जिनका शब्दों का अपना अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और की तरफ इशारा करते हैं, वो आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसका आपको पता है कि वो आते हैं आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि जलद में। जलद का मतलब होता है बादल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रमेश खाना खाकर सो गया। तो कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो खाना खाकर जब एक काम खत्म हो, जब एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, दूसरा शुरू हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया जो वहाँ पे होती है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब रमेश खाना खाकर सो गया। खाना खाने का काम एक हो गया और सोने का दूसरा हो गया। खाकर खत्म हो गया, सोने का शुरू हो गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। अब पुस्तकालय में तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या द्विगु है। तो पुस्तकालय मतलब पुस्तक के लिए आलय। ठीक है। पुस्तक के लिए आलय, इसको बोलते हैं हम पुस्तकालय। ठीक है। पुस्तक के लिए आलय। तो इसमें कारक विभक्ति आ गई कि संप्रदान को के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक विभक्ति होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए आ गई। तो संप्रदान यहाँ पे कारक विभक्ति आ गई, और जहाँ पर भी आपकी कारक विभक्ति आ गई वहाँ पर समास आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष है यहाँ पे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, स्वर है, वर्ण है या फिर व्यंजन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। ठीक है, वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यंजन, व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी आपके पास शब्द है ये मृगनयनी, इसमें समास बताना है। तो इसका मतलब है कि मृग के समान नयन। ठीक है, मृग के समान नयन, मृगनयनी जब शब्द विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, तो नयन की विशेषता बताएगी कि मृग के नयन के समान है ये। तो जहाँ पे आपकी विशेषता बताई जाए विशेषण आ जाए। ठीक है, जहाँ पे विशेषता बताई जाए विशेषण आ जाए वहाँ पर समास हो जाता है आपका कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? अब आपके पास शब्द दे रखा है नीलकंठ। तो नीलकंठ अर्थात किसकी बात हो रही है? भगवान शिव जी की बात हो रही है। नीलकंठ भगवान शिव जी की बात हो रही है। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना है, किसी और की तरफ इशारा करता हो, वो समास अगेन आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर संधि के। पहला होता है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि जिसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, फिर आ जाता है आपका गुण संधि, गुण संधि आ जाएगा। फिर चौथा आ जाएगा आपका यण संधि। ठीक है, और फिर पांचवी आ जाएगी आपकी अयादि संधि। तो संधि के कितने टाइप होते हैं? तो संधि जो होते हैं आपके 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। लेकिन संधि पूछ रही है कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि कौन सी होती है? एक स्वर संधि होती है, एक हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा हो गया आपका व्यंजन संधि। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तीसरा हो गया आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर के 5 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययीभाव? चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला। चक्रपाणी किसको बोलते हैं? अर्थात चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। तो हाथ में चक्र को धारण करने वाला, तो अर्थात पानी, पानी किसको बोलते हैं? हस्त। हस्त मतलब हाथ में चक्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान के विष्णु की बात की जा रही है। तो इस शब्द का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो, किसी और की तरफ इशारा करता हो, वहाँ पर जो समास होता है आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनीता राजेश की बहन है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की के। ठीक है, तो अनीता राजेश की बहन है, तो की आपका कारक व्यक्ति आए तो एक रिश्ता भी बता रहा है ये, तो ये संबंध कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श कौन सा व्यंजन है? अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अपने य, र, ल, व आ गए अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म वर्ण स और ह ऊष्म में आ गए। स्पर्श व्यंजन आपके सारे 25 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होता है आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो श कौन सा व्यंजन है? ये श आ गया, तो ये ऊष्म व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शोभा कमरे में है, वाक्य में कारक बताइए। शोभा कमरे में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर। तो अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में पर। तो शोभा कमरे में अधिकरण कारक आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेश में कौन सी संधि है? तो नर प्लस ईश। ठीक है, यहाँ से अ आ गया, यहाँ से ई आ गए, दोनों मिलकर ए बना रहे हैं। इसका गुण चेंज हो रहा है, तो ये गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। और सिंपल सी ट्रिक है इसमें कि अगर ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए,
तो वो आपकी गुण संधि होती है। बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे नरेश में संधि कौन सी है? गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय आपके पास शब्द दे रखा है, तो सबसे पहले आप संधि विच्छेद जो आप करेंगे। तो विद्यालय आपके पास शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ। जब दो स्वर आपस, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते तो वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेश से चला नहीं जाता है, कौन सा कारक है? कृतवाच्य वाच्य कौन सा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, जैसे राजेश से चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, राजेश से चला नहीं जाता, यह मुझसे उठा नहीं जाता, तो ऐसे वाच्य कौन होते हैं? कर्मवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य। तो राजेश से चला नहीं जाता कर्मवाच्य हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण बताना आपने इसमें से। तो संयुक्त वर्ण कौन सा है? ख, ग, ज्ञ या थ। तो आपको पता है कि ज्ञ, ये जो आपका संयुक्त वर्ण है, ये कैसे बनता है? ये ज हलंत जमा अण्य, ऐसे इसकी फॉर्मेशन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा में कौन सी संधि है? महात्मा आपके पास शब्द आ गया, महात्मा। संधि विच्छेद करेंगे, महा प्लस आत्मा, यहाँ से एक स्वर आ गया आ, यहाँ पे दूसरा स्वर आ, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? आ। तो पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या? यहाँ आपके पास समास पूछा है। ठीक है, समास पूछा यहाँ पे, तो महात्मा, तो शब्द विग्रह करेंगे तो ये बनेगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे विशेषता बताएगी या आत्मा की। ठीक है, आत्मा की विशेषता बताएगी, तो जहाँ विशेषण आ जाए, विशेषता आ जाए, वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य में आपने बताया कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जहाँ पर कंडीशन आ जाए, की आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका वाक्य कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। और आ जाए, इससे वाक्य जुड़े होने चाहिए, और, परंतु, किंतु से आपके वाक्य जुड़े हों तो वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो 20 क्वेश्चन, आज 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना रहता है सेक्शन में आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो पतझड़ में कौन सा समास है? सिंपल सा है, पतझड़। पतझड़ किसके लिए बोला जाता है? ठीक है, पत्ते झड़ने वाली ऋतु को। ठीक है, पतझड़ बोला जाता है पत्ते झड़ने वाली ऋतु को। तो ये पतझड़ में आपको समास बताना है कि पतझड़ में समास कौन सा रहेगा आपका। तो सिंपल सा समास है, इसमें तत्पुरुष से समास हो जाएगा। ठीक है, पत्ते जो झड़ते हैं उस ऋतु को हम बोलते हैं पतझड़। ठीक है, तो इस शब्द का अपना कोई नाम नहीं है, बल्कि किसी ऋतु का नाम है पतझड़। तो ये आपका आ जाएगा पतझड़, सॉरी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, पतझड़ जो आपका। तो जैसे कि आपको पता है कि पतझड़ है, ठीक है, ये किसी ऋतु का नाम है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, तो ये किसी ऋतु का नाम को बता रही है, तो यह इसमें समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पतझड़ में बहुव्रीहि समास। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।